नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदल विला में अब तक आप लोगों ने सुना कि हर कोई कंफ्यूजन में था कि बिना जांच के आकाश जिंदल और मिश्का की शादी को अप्रूवल कैसे मिली। सबकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए रेशमा बोली, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। हाई रैंक ऑफिसर की दखलंदाजी से बिना इंक्वायरी के ही मैरिज को अप्रूवल मिल गई है। ये सुन आकाश बोला, ये दखलंदाजी किसने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए अपनी गंदी चाल को इस्तेमाल किया। मैं उसे एक्सपोज करूंगा ताकि पता चले कि मिलिट्री में भी गद्दार छुपे हुए हैं। वहीं आकाश जिंदल की बात सुनकर वहां बैठे हुए हर इंसान का चेहरा पीला पड़ गया। किसी ने उस इंसान पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रेशमा ने अपनी शार्प नजरों ने ये देख लिया। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर आकाश को घूरते हुए बोली, पता करने की जरूरत नहीं। बजाहिर सी बात है, इस परिवार में से अगर किसी ने अप्रूवल मंजूर करवाई है तो ऐसी काबिलियत सिर्फ दो इंसान के पास है। एक छोटे पाप है और दूसरा दादाजी है। जहां तक मैं जानती हूँ, छोटे पापा अपने उसूलों के पक्के हैं। वह कभी अपने ईमान के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करेंगे, चाहे फिर कितनी भी कठिन सिचुएशन क्यों ना हो। अब सिर्फ एक इंसान बचते हैं जिन्होंने ये मैरिज अप्रूव करवाई होगी, और वह दादाजी है। ये सुनते ही पूरा परिवार अपनी धरती नजरों से मोहन जिंदल को घूमने लगा। मोहन जिंदल पहले तो शांत थे, क्योंकि सच में यह उन्हीं का काम था। मोहन जिंदल को अपनी नजरें चुराता हुआ देखकर आकाश जिंदल अपनी मुठिया कसते हुए बोला, यह आपने किया है? आपने जबरदस्ती एक तो पहले मेरी शादी इस घटिया लड़की से पक्की कर दी, ये जानते हुए भी कि उसने मुझे ड्रग्स दिया और मेरे साथ जबरदस्ती की। आपने उसके साथ मेरी शादी पक्की की, ऊपर से मिलिट्री में भी आपने अपनी दखलंदाजी दी ताकि बिना किसी जांच के आप मिलिट्री मैरिज को अप्रूव करवा सके, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते थे जैसा इसका कैरेक्टर है और इसकी पृष्ठभूमि है, कभी भी इसकी शादी मुझसे नहीं हो सकती। ये सुनकर मोहन जिंदल अपनी नजरें चुराते हैं। जाहिर सी बात है, गलती तो उन्होंने की थी। अब तो परिवार के बाकी सदस्य भी उसे बोल रहे थे। अपनी बीवी की मांगों को पूरा करना उनके लिए काफी नहीं था, जो वह अपने बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करने के लिए बेताब हो रहे थे। हर किसी की घूरती नजरों के पीछे मोहन जिंदल बोले, इसमें कुछ गलत नहीं है। वैसे भी तुम्हें उससे शादी करनी है तो फिर मैंने थोड़ी सी दखलंदाजी की तो कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी तुम्हारी वजह से बच्ची की जिंदगी बर्बाद हुई है तो तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। उनके बेटे की बात सुनकर आकाश जिंदल को दिल किया कि काश वो उन्हें पीट पाते। तभी हर्षद जिंदल की कठोर आवाज आई, शादी करना और गैरकानूनी तरीके से अप्रूवल लेना दोनों अलग अलग बात है। आपने बस मुझे साफ साफ ये बता दीजिए कि आपने इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों की? आपने अपने पद का गैर उपयोग किया और एक मिलिट्री शादी में दखलंदाजी की। क्या मैं जान सकता हूँ इस मेहरबानी की वजह? ये सुनकर मोहन जिंदल अपनी नज़र चुराने लगे। उन्होंने इस बीच कई बार अपनी नज़रें अपने दोस्त अरविंद राठी पर डाली। हर कोई उनसे जवाब की आशा कर रहा था। तभी सबके कानों में रेशमा की गंभीर आवाज आई, जाहिर सी बात है का उन्होंने ये मेहरबानी इसीलिए की क्योंकि उन्होंने अपने जिगरी दोस्त की बात मान ली। इतना बोलकर रेशमा ने अरविंद राठी को घूरा। अपने दादाजी को अभी भी खामोश देखकर परिवार के सभी सदस्य को पता चल गया कि रेशमा ने जो कहा वह सच था। दरअसल पिछली रात को अरविंद राठी का मिस्का ने ब्रेन वॉश किया था, ये कहकर कि अगर उसकी शादी जिंदल परिवार में नहीं हुई तो राठी परिवार का कोई भविष्य नहीं बचेगा। उसके पिता तो पहले ही अपना सब कुछ रेशमा को देने के लिए तैयार हो गए हैं। आपके पास सिर्फ मैं ही एक सहारा हूँ। ऐसी कई सारी बातें उसने अरविंद राठी के दिमाग में भरी और इमोशनल ब्लैकमेल किया कि अंडस्को वह जाकर अपने दोस्त मोहन जिंदल से बात करे। अरविंद राठी भी कहीं ना कहीं मौका परोस्त इंसान थे। मुझे पता था कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वह मोहन जिंदल के पास थे और अपनी दुखियारे होने की बातें उन्हें बताई। जैसे कहना चाहते हो कि अगर आकाश और मिस्का की शादी नहीं हुई तो मिस्का का जीवन बर्बाद हो जाएगा और वह राठी परिवार कहीं पर भी वमुन दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ऐसी कई सारी इमोशनल बातें की, जिस वजह से मोहन जिंदल ने वादा कर दिया कि वह मिलिट्री मैरिज को अप्रूव करवा देगा और मिस्का और आकाश की शादी करवा देगा। और उन्होंने रात को ही आकाश के हेड को फोन करके शादी को अप्रूव करने के लिए दबाव बनाया। मोहन जिंदल अपने जमाने में एक नामी जनरल रह चुके थे, इसलिए सामने वाले इंसान ने भी उसकी बात मान ली, लेकिन अब उन्हें पछतावा हो रहा था
क्योंकि अब उन्होंने साफ साफ देखा था कि उनके पूरे परिवार की नज़रों में उनके लिए गुस्सा और आक्रोश नजर आ रहा था। हालांकि वह उनके परिवार के बुजुर्ग थे, नफरत नहीं कर सकते थे, लेकिन नाराजगी और गुस्सा कूट कूट कर भरा हुआ था। आकाश जिंदल अपनी मुठिया करते हुए बोला, सच में आप बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इतने ही नाकामयाब दादा है। आपको दुनिया में हर किसी का दुख, हर दर्द नजर आता है, लेकिन बस आपको अपने ही पोता पोतियों की जिंदगी बर्बाद करने में मजा आता है। आपने एक बार इस बारे में नहीं सोचा कि इस जैसी घटिया और कैरेक्टरलेस लड़की को मेरी जिंदगी में लाने से मेरा मिलिट्री करियर भी खराब हो सकता है। आपको बहुत अच्छे से पता है एक मिलिट्री वाइफ का क्या मतलब होता है, उसका बैकग्राउंड और उसका चरित्र कितना साफ होना चाहिए। आप एक बार मेरे बारे में नहीं सोच सकते। हमारी शादी भी हो सकती है, लेकिन अगर बाद में किसी रिपोर्ट के तहत इसका असली बैकग्राउंड और उसका असली चरित्र बाहर आया और पता चला किसने मुझे ड्रग्स देकर शादी की है, तो आपको पता है ना, मुझे मिलिट्री से बर्खास्त भी किया जा सकता है। आपने इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा और बस अपने दोस्त की बात मानी। क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं आपका पोता हूँ भी या नहीं? न वही अपने पोते की इतनी कठोर बात सुनकर एक पल के लिए मोहन जिंदल को दर्द उठा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि उनके पोते उनसे इस हद तक नाखुश और नाराज थे कि उन्होंने साफ साफ उनके खिलाफ आवाज उठाई थी, वरना वह अपनी नाराजगी बस पीछे से ही दिखाते थे। लेकिन इस बार तो सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो रहा था। आकाश जिंदल को आपको बहस नहीं करनी थी, वह अपनी मुठिया करते हुए बोला, आपसे कहने का क्या फायदा? आपकी नज़रों में हम बस एक चीज से ज्यादा कुछ नहीं है, जो अपने दोस्त की खुशी को कायम रखने के लिए कुर्बान हो रहे हैं। लेकिन आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, मैं यह शादी बिल्कुल नहीं करूंगा और मैं इस मरीज अप्रूवल को कैंसिल करवाऊंगा। इतना बोलकर उसने फोन उठाया और अपने सुपीरियर को फोन करके अपनी मैरिज को कैंसिल करने के लिए कहा और खास तौर पर हिदायत दी, वह उसकी मंगेतर का चरित्र एक बार अच्छे से जांच ले। बिना जांच के मैरिज अप्रूव करने पर आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस बार उसके सुपीरियर ने बस हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि जो कुछ भी आकाश ने कहा था उसे वह डर गया था। वही इतना बोलकर आकाश जिंदल वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे हर्षद जिंदल और बाकी का परिवार भी चला गया, लेकिन पीछे राठी परिवार और दोनों बुजुर्गों को वहीं पर बैठा हुआ छोड़ गया। इस बार तो अरुणा जिंदल की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोले, क्योंकि उन्होंने अपने पोती की नज़रों में साफ साफ मायूसी देख ली थी। वह भी नाराज होकर वहां से चली गई। सबके जाने के बाद दादाजी मोहन जिंदल को ऐसा लगा जैसे उन्होंने बहुत कुछ खो दिया हो। वह अपने दोस्त को देखकर बोले, मैं तुम्हारी एक बार बात मान ली, लेकिन अब नहीं। मैं अपने पोते को और दुखी नहीं कर सकता इस बारे में। मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। इतना बोलकर वह चला गया। वही सबके जाने के बाद मिस्का अपने दादाजी के पास जाकर रोते हुए बोली, दादाजी आप कुछ कीजिए, आपको पता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर यह शादी नहीं होगी तो। उसके बाद वह रोते हुए अपनी माँ से भी बोली, मॉम आप ही कुछ कीजिए। इतना बोल वह फूट फूट कर रो रही थी, जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से और नफरत से सेक्रेटरी बेला और रेशमा को गालियां दे रही थी, क्योंकि अगर सेक्रेटरी बेला यहाँ नहीं आती तो सच्चाई कभी बाहर ही नहीं आती और उनकी शादी आराम से हो जाती है। वह तो पूरी बात का खुलासा करके चली गई, पीछे मिस्का की जिंदगी में तूफान छोड़ गई। इस बार तो अरविंद राठी भी खामोश रहे और अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोले, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम चाहो वह कर सकती हो। इतना बोलकर वह अंदर चले गए। उनके जाने के बाद मिस्का अपने असली अंदाज में आ गई। वह अपनी मुठियां कसते हुए गुस्से में बोली, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। रजनी अपनी बेटी को शांत करवाते हुए बोली, शांत हो जाओ, हम यहाँ तक आगे बढ़ गए हैं तो आगे कोई न कोई रास्ता खोज लेंगे। तुम आकाश से शादी करके रहोगी, तुम चिंता मत करो। वैसे भी तुम्हें उसके साथ रात गुजारी है, इस बात को कोई नहीं झुकला सकता। लेकिन पता नहीं क्यों इस बात का जिक्र होते ही मिस्का की आंखों में हल्की सी झिझक नजर आने लगी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। इसलिए उसने खुद को तुरंत ही संभाल लिया ताकि उसके बिहेवियर से कुछ भी बाहर ना आए। अब उसे यह सोचा था कि किसी भी हाल में वह जिंदल परिवार में शादी कर ले। एक पहाड़ी मंदिर पर, मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग लाठी के सहारे खड़े थे और उनके पास एक लड़का खड़ा था। यह कोई और नहीं नारायण प्रधान थे। उनके सामने मंदिर के महापुजारी खड़े थे। सामने महाकाल की मूर्ति थी।
वो महादेव का मंदिर बहुत ज्यादा प्राचीन था। इस मंदिर की काफी पुरानी मान्यताएं थी और उस मंदिर पर लोगों की बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भावनाएं थी और वह मंदिर भी उतना ही चमत्कारी था। माना जाता है कि उस मंदिर के पास एक पारंपरिक खजाना है जो पुरखों की विरासत के रूप में वहां रखा गया है और हर कोई अपनी मन्नत लेकर वहां आता है। उस खजाने में इतनी पावर है कि वह दुनिया को अपने कर्मों में झुक सकता है, लेकिन हर पैठी का एक रक्षक उसकी रक्षा करता है और उसे खजाने तक सिर्फ वही पहुंच सकता है और पूर्वजों से ही प्रधान परिवार उसे जगह की रक्षा करता आया था। प्रधान परिवार दुनिया के नज़रों में एक बिजनेस परिवार था जो फॉरेन से बिजनेस संभालता था, जिनकी जड़ें इंडिया में थी। प्रधान परिवार असल में राजाशाही परिवार था जिनके पूर्वज एक बहुत बड़ा साम्राज्य चलाते थे। उन्होंने देश के विकास में भी काफी ज्यादा भाग लिया था और वह एक ऐसा राजवाड़ा था जिन्होंने स्वेच्छा से राजपाट छोड़ा था और अपने अधिकार में आने वाले राज्य को सरकार को दे दिया था उनकी उन्नत विकास के लिए। और वह भले ही अपना राज्य दे चुके थे, लेकिन उनके राज्य की प्रजा आज भी उन्हें ही अपना राजा मानती थी और प्रथम परिवार भी उन्हें अपने बच्चों की तरह अपनी हथेली पर रखता था। पूरे देश में सबसे ज्यादा विकास उन्हीं के राज्य का हुआ था, क्योंकि प्रधान परिवार वहां की रोजगार और लोगों की जीवन शैली को नियंत्रित करता था। उनके राज्य में उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाती थी और हर किसी को किसी भगवान की तरह पूजा जाता था और उन्हीं के इष्ट देव का वह मंदिर था जो पहाड़ियों के ऊपर था। वह पहाड़ी भी प्रधान परिवार के अधिकार के अंदर ही आती थी, जिन्होंने बाकायदा पैसे दे कर कई 100 किलोमीटर की जमीन खरीद ली थी ताकि वह अपनी पुरखों की विरासत को बचा सके। इस मंदिर के बाहर खड़े हुए प्रधान परिवार के हेड नारायण प्रधान पुरोहित जी से मिलने आए थे। पुरोहित उनके आने का मकसद जानते थे। वह नारायण प्रधान को देखते हुए बोले, राजा सा, मुझे पता है आपके आने का मकसद क्या है, लेकिन हमने आपसे पहले भी बात की थी, आपको उसे खोजना नहीं होगा। अब आपका उत्तराधिकारी महादेव पहले ही चुन चुके हैं और अगली पूजा उसी के हाथ होनी है। अच्छा होगा कि आप जल्द से जल्द उसका साक्षात्कार कर ले। ये सुनकर पास खड़ा हुआ लड़का, जो मिस्टर प्रधान का पोता था, आशुतोष प्रधान, वो अपने दोनों हाथ जोड़कर महागुरु जी से बोला, लेकिन महागुरु, हमने काफी कोशिश की लेकिन हम उसे खोज नहीं पाए और हमारे पास उसे खोजने का सिर्फ एक ही मौका है, वह जन्म चिन्ह जो विरासत में मिलता है, और सिर्फ ये जानकारी से हम किसी को ऐसे ही नहीं खोज सकते। ये सुनकर महागुरु बोले, अपनी खोज का दायरा छोटा करो। मेरे अनुमान से तुम लोग उस इंसान से मिल चुके हो और काफी वक्त साथ भी रहे हो, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसने अपनी पहचान को छुपाया है, तो उस चिन्ह के जरिए उसे नहीं खोज पा रहे हो। ये सुनकर वह लोग भी समझ गए कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वो प्रणाम करके चले गए। क्या रिश्ता है प्रधान परिवार का इस कहानी के साथ, और क्या प्रधान परिवार में कोई बड़ा राज छुपा है? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।